तो साथियों, आज की इंडियन पॉलिटी की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मौलिक अधिकारों का टॉपिक रहेगा, यानी फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में पूरा का पूरा एक विस्तार से कि फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे, और क्या क्या इसके प्रावधान है, और ये किन लोगों को प्राप्त होते हैं, और कैसे कैसे ये हमारे ऊपर क्या है, ये हमें कैसे क्या जनता को क्या मजबूत बनाते हैं। तो इसके बारे में पूरा जानेंगे। और अभी जिन्होंने जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, रेलवे, एनटीपीसी या और भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी, क्योंकि मैं आपको कराने वाला हूं प्रत्येक टॉपिक वाइज पूरा का पूरा पॉलिटी, मैं आपको पूरी पॉलिटी पढ़ाने वाला हूं टॉपिक वाइज। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो में और देखते हैं कि क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स। देखिए, सबसे पहले हम बता दें आपको कि भारतीय संविधान में अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनका प्रावधान कहां दिया गया है, इनका जिक्र कहां पर किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले कि जो भारतीय संविधान में अगर मौलिक अधिकारों की चर्चा करें तो भाग 3, नहीं जो हमारे संविधान का भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला तो छोटा सा क्वेश्चन यही बनेगा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से भाग में आते हैं। तो भाग 3 में आते हैं। और कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स से ही संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका जो स्रोत है वो कहां से लिया गया है, कि हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कहां से अपनाया गया है। तो इनको अपनाया गया अमेरिका के संविधान से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यहां से हमारा जो संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट्स को क्या है, अपनाया गया है। और सबसे मोस्ट बात क्या है कि जो हमारे संविधान का भाग 3 है इसी को कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान के कौन से भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 है जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसी में दिए गए हमारे फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार क्या क्या हैं और उनके बारे में क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मौलिक अधिकार पहले 7 थे, लेकिन वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या वो कितनी हो गई है, 6 हो गई है। और जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में आप सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला है समता का अधिकार अर्थात समानता का अधिकार, जो कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो प्रावधान है वो समता के अधिकार से संबंधित है। अर्थात 14 से लेकर 18 तक जितने भी आर्टिकल है उसमें समानता के बारे में जिक्र किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक क्या है, वो स्वतंत्रता का अधिकार यहां पर दिया गया है। और वहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी जो तीसरा मौलिक अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक क्या है, वो शोषण के विरुद्ध अधिकारों को वर्णित करता है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या है, वो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को वर्णन करते हैं, 12 से लेकर 35 तक, जिसमें 14 से 18 तक समता का अधिकार है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, और 23 से 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार यहां पर दिया गया है। आगे क्या है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कहां पर दिया गया है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के बारे में अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है वो धर्म की स्वतंत्रता से ही संबंधित है। वही नंबर 5 है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक, क्योंकि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण भी क्या है, वो आर्टिकल 29 और 30 में ही दिया गया है। क्योंकि हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी के अधिकारों को देखते हुए यहाँ पर क्या है, बनाए गए हैं कि किन वर्गों को क्या अधिकार मिलने चाहिए, कौन से अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको क्या अधिकार मिलने चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो अल्पसंख्यक है उनको दबा के रखा जाए, उनके लिए यहाँ पर पूरा का पूरा अधिकार दिया गया संस्कृति और शिक्षा का, यानी वो अपने हिसाब से अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। तो वो आर्टिकल 29 और 30 में क्या यहाँ पर उनका प्रावधान किया गया है। वही सबसे मोस्ट जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, क्योंकि यही अधिकार एक ऐसा है कि जो हमें सुप्रीम कोर्ट जो है हमें एक अधिकार देता है मौलिक अधिकारों के हनन होने से बचाने का, यानी कोई भी सरकार आपके मौलिक अधिकारों को हनन नहीं कर सकती। जो आर्टिकल 32 है आप इसके तहत क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ क्या है, आप केस कर सकते हो कि अगर आप कोई भी सरकार या कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों को हनन करता है तो पूछा भी आता है कि सबसे जो संविधान की आत्मा है वो क्या है। तो संविधान की आत्मा है अनुच्छेद 32, क्योंकि अगर ये ना हो तो आप कोई भी व्यक्ति, यानी कोई भी पुलिस अधिकारी, यानी कोई भी अधिकारी है या कोई भी
नेता है आपके मौलिक अधिकारों को हनन कर सकता था। इसलिए सबसे जो अच्छा आर्टिकल रखा गया, नहीं सबसे ताकतवर आर्टिकल है, संविधान की आत्मा जो माना गया वो आर्टिकल 32 को माना गया है, क्योंकि ये अधिकार देता है हमें मौलिक अधिकारों के हनन होने से बचाने का। क्योंकि आप उसके खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि इसने ये हमारा मौलिक अधिकार का हनन किया है। दूसरा अनुच्छेद 31 में क्या था? अनुच्छेद 31 में मैंने आपको बताया कि अभी कि जो मूल संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो 7 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 6 है। तो जो अनुच्छेद 31 था उसमें संपत्ति का अधिकार था। उस संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या बना दिया? एक विधिक अधिकार बना दिया गया, अर्थात कानूनी अधिकार बना दिया गया, और उसे अब कहां रख दिया गया? भाग 12 में और अनुच्छेद 300 के का में। जो पहले 19 के एफ में हुआ करता था, यानी अगर इसमें आप बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 19 के एफ में ही उसका एक अधिकार था, और 19 के एफ में जो अधिकार था उसको अब खत्म करके क्या कर दिया गया? भाग 12 में रख दिया गया और अनुच्छेद 300 के का में। और ऐसा कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। उसके बाद है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं? क्या है इनकी विशेषताएं? तो इनकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये असीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मौलिक अधिकार मिल गए तो ये असीमित हो, इनकी कोई सीमा ही नहीं है, सीमित है। बोला गया ये असीमित नहीं है, लेकिन बाद योग्य होते हैं, राज्य उन पर युक्तिवाद प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको मौलिक अधिकार मिल गए और आपको मौलिक अधिकार दिया है, बोलने का अधिकार है, तो आप जो चाहे बोले जा रहे हो, ऐसा नहीं है। यहां पर कुछ क्या है, राज्य सरकारों, राज्यों को क्या है, एक उन पर प्रतिबंध लगाने का भी अधिकार दिया गया है कि इससे ज्यादा नहीं। मान लीजिए आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है और आपने आतंकवादी संगठन बना दिया कोई, तो वो ऐसा क्या है, यहां पर राज्य सरकार, राज्य क्या है, आप पर क्या रोक लगा सकते हैं। तो यहां पर क्या है, बोला गया बाद योग्य है, बाद योग्य होते हैं, राज्य उन पर युक्तिवाद प्रतिबंध लगा सकता है कि आप जो इसके लिमिट को क्रॉस करते हैं। दूसरा क्या, ये व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार आपको किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा दिए जाएंगे कि आप गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सर हमें हमारे मौलिक अधिकार दीजिए। ये जो मौलिक अधिकार है व्यक्ति को जिस दिन जन्म होता है व्यक्ति का भारत के अंदर, उसी दिन से उसको प्राप्त होते हैं। ये संविधान का प्रावधान है कि इस भारत का कोई भी व्यक्ति होगा उसे मौलिक अधिकार जन्म से ही प्राप्त होंगे। तीसरा है, ये न्यायोचित है, ये व्यक्तियों को अदालत में जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन हो। अभी मैंने पीछे बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी अधिकारी हो या कोई भी नेता हो, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो ये न्यायोचित है, यानी कि न्यायालय वो व्यक्ति क्या है, उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में जा सकता है, अर्थात उसके खिलाफ कार्यवाही की मांग कर सकता है कि इसने मेरे मौलिक अधिकारों का क्या है, हनन किया है। चौथा है, इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही जो आर्टिकल 32 है वही अधिकार देता है कि अगर आपका मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसलिए मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक माना जाता है वो सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। और कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है आपका सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त होते हैं और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो कि सभी व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, अर्थात वो चाहे वो विदेशी हो या भारतीय हो। क्योंकि भारत देश है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि भारत में सभी व्यक्ति सिर्फ भारतीय ही हैं। तो भारत में कुछ लोग विदेशी भी रहते हैं और कुछ क्या है वो भारतीय भी रहते हैं। तो अब उसमें ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं और ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त होते हैं, तो इनके बारे में आप थोड़ा जान लें। तो साफ साफ लिखा है कि कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त होते हैं और तथा कुछ मौलिक अधिकार भारतीयों तथा विदेशियों दोनों को प्राप्त होते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 जो कहता है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, यानी ये जो अनुच्छेद 15 है वो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है कि भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म या लिंग के आधार पर राज्य सरकार या कोई व्यक्ति उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा प्रावधान जो दिया गया वो आर्टिकल 15 में दिया गया है और ये सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होगा।
वहीं अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अर्थात जितनी भी नियुक्तियां होंगी उसमें सभी भारतीयों को समान अवसर दिया जाएगा, अर्थात उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा बोला गया है आर्टिकल 16 में। तो ये भी जो प्रावधान है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। वहीं अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में जो है आप जानते हैं क्या है, एक स्वतंत्रता यानी कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण सम्मेलन निर्वाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्योंकि आर्टिकल 19 में अगर आप पढ़ेंगे तो ए बी सी डी ई ये सब क्या है, इसमें स्वतंत्रता के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है यानी बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, ये सब के सब कायम आते हैं आर्टिकल 19 में आते हैं। तो जो ऐसे जो स्वतंत्रता दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को दी गई है, ना कि विदेशियों को। क्योंकि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होते हैं, ना कि विदेशियों को। बाकी इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स है जो भी आर्टिकल बचे वो विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं और भारतीयों को भी प्राप्त होते हैं। वहीं अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, अर्थात जो अल्पसंख्यक वर्ग है हमारे भारत में उन वर्गों को अपनी शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने का अधिकार होगा और अपनी संस्कृति यानी अपने धार्मिक शिक्षा बढ़ाने के लिए जो शिक्षण संस्थान है उनको स्थापना करने का अधिकार क्या है, वो आर्टिकल 30 के तहत इनको दिया गया है। अर्थात आर्टिकल 29 और 30 जो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है और ये जो अधिकार है सिर्फ भारतीय अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, ना कि विदेशियों के लिए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपके पास यही हो गया कि ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये किसे प्राप्त होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होते हैं, ना कि विदेशियों को। तो आज के बाद आपको क्वेश्चन गलत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अभी अब तक आपको पता ही नहीं था कि कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होते हैं। तो 15, 16, 19, 29 और 30। तो ये था एक संक्षेप में मौलिक अधिकारों का वर्णन कि क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं, कौन से भाग में, कौन से आर्टिकल में दिए गए और कौन कौन से आर्टिकल में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा विस्तार में पढ़ना, जिसमें कि मैंने आपको पढ़ाया है कि जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा संस्कृति का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और भी इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल जेपी इंस्पायर को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जल्द ही मैं आपको उसकी कंप्लीट वीडियो लेके आने वाला हूं। तो जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।